स्टूडेंट, आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव और ये मेरा पहला वीडियो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म द फंडामेंटल। ये अकाउंट्स का चैप्टर 2 है और इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है पूरे डिटेल से। हम लोग हर कंटेंट को इसका पढ़ेंगे, जैसे कि नेचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, definition and the main feature of partnership deed, method of preparing capital account of partners under the fixed and the fluctuating capital method, division of profit among the partners, PL appreciation account, past adjustment, guarantee to of minimum profit to partner। तो ये सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सभी बातों को समझना है तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो पार्टनरशिप है और साथ में पार्टनरशिप फर्म भी है। तो पार्टनरशिप को समझेंगे, फिर पार्टनरशिप फर्म को समझेंगे और इसके फंडामेंटल बेसिक को भी समझेंगे। तो इसका जो मेन मीनिंग है उसे हम लोग समझते हैं। देखिए, इसका जो मेन मीनिंग है नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका मेन मीनिंग। जो डेफिनेशन है इसका, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कंपनी पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप क्या है? जब दो व्यक्ति साथ में काम करते हैं या वर्क करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उसको एक तरह का पार्टनरशिप कहते हैं। और ये पार्टनरशिप हमारे भारत का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार सेक्शन 4 के अनुसार डेफिनेशन दिया गया है कि आखिर पार्टनरशिप फर्म क्या है। तो आप देख सकते हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। यहाँ पे ये कहा गया है कि पार्टनरशिप क्या है? इज ए रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मान लीजिए ए और बी है और दोनों एग्री हुआ है कि हम लोग बिजनेस चलो एक साथ में स्टार्ट करते हैं, तो एक तरह का पार्टनरशिप है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ए, बी और सी हैं और डी भी है। मान लीजिए कि ए और बी काम कर रहा है या सी भी काम कर रहा है, डी काम नहीं कर रहा है। डी सिर्फ पूंजी लगाया, पैसा लगाया है बिजनेस में। और इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टनर हो, कितनों पार्टनर हो, उसका कुछ मेन पार्टनर होता है और कुछ जो है एक्सटर्नल पार्टनर होता है, पर सभी मिलकर बिजनेस को चला सकता है। मतलब कोई एक भी एक्टिंग कर सकता है, मतलब एक्ट कर सकता है बिजनेस को चलाने में, या दो भी कर सकता है या कोई नहीं भी कर सकता है, पर अगर पूंजी लगाया है तो वो पार्टनरशिप के अंतर्गत आ जाएगा। इसका जो मेन फीचर है, द मेन फीचर ऑफ और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन। पहला बात यहाँ पे कहा गया है किसी भी पार्टनरशिप का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, फीचर जो होता है वो है उसका पहला फीचर 2 और मोर पर्सन। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन फ्रॉम पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप फर्म बनाना है तो कम से कम 2 पर्सन होना जरूरी है। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, बट सेक्शन 464 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 2013 पार्टनरशिप कहीं एक्ट जो है कहीं भी ये नहीं बताता है कि कितना नंबर ऑफ आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए, पर कंपनी एक्ट 2013 में ये बताया गया है कि जो नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए पार्टनरशिप में वो कम से कम 50 होना चाहिए। मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 50 होना चाहिए, 50। ये पार्टनरशिप एक्ट जो है 2013 में बताया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो पार्टनरशिप एक्ट है 2013, इंडियन कंपनी एक्ट 2013, उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर्स होगा किसी भी कंपनी में वो 2 होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर होगा वो 50 होगा। और ये सेक्शन 464 के अनुसार इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार बताया गया है। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पार्टनरशिप फर्म का एक्ट कब आया था, ये पार्टनर कंपनी इंडियन कंपनी एक्ट 2013 कब आया था और उसमें कितना नंबर ऑफ पर्सन था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर का। एग्रीमेंट, पार्टनर इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनर क्या है? एक रिजल्ट है एग्रीमेंट का। इट मस्ट कम इनटू द एग्जिस्टेंस बाय द एग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये किसी भी तरह का पार्टनरशिप अगर हम लोग करते हैं तो ये एक एग्रीमेंट के अनुसार चलता है, ना ही कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कोई कानून के अनुसार नहीं चलता है देश का। ये आप किसी के साथ भी एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्री,
A Hindu undivided family come into the existence by the operation of law। यहाँ पे कहा गया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। देखिए हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली है, ठीक है, वो ऐसा बिजनेस होता है जिसमें पूरा फैमिली ही बिजनेस करता है। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून के अनुसार चला जाता है, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ABCD सभी चारों भाई हैं। अब इसके बीच में किसी तरह का पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो नहीं हो सकता, इसमें यहाँ पे लॉ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, बहुत सारा परिवार ही बिजनेस को चलाता है, साथ में काम करता है, भाई है, चाचा है, दादा है, जो भी है सब एक साथ काम करते हैं। तो वहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ चलता है, एग्रीमेंट नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को याद रखें कि हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली है वो पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार नहीं आता है, ना वो किसी एग्रीमेंट में आता है, वो आता है ऑपरेशन ऑफ लॉ के अनुसार। एंड नॉट बाय एन एग्रीमेंट, सच एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और राइटिंग। किसी तरह का भी एग्रीमेंट हो वो हमेशा आपका ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है। मतलब कि जरूरी नहीं कि वो ओरल ही हो, वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। द एग्रीमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल राइट एंड द ड्यूटी ऑफ पार्टनर। जो एग्रीमेंट बनता है वो बिल्कुल जो म्यूचुअल राइट और ड्यूटी ऑफ पार्टनर के अनुसार बनता है कि कौन क्या काम करेगा नहीं करेगा, किसका अंडरस्टैंडिंग के अनुसार बनता है कि स्टार्टिंग करते समय बिजनेस को ये क्लियर कर दिया जाता है कौन क्या करेगा। अगला फीचर जो है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड द प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ द केयरिंग ऑन सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल। पार्टनरशिप जो बनता है वो एक ही इंटेंशन से बनता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि और ये लीगली काम होगा, बिना गवर्नमेंट के परमिशन का नहीं हो सकता। जॉइंट पार्टनरशिप ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि कोई अगर जॉइंट ओनरशिप कर रहा है या दो बिजनेसमैन मिल गया है तो वो उस तरह से प्रॉपर्टी का कोई अगर लेन देन हो रहा है या प्रॉपर्टी के अनुसार कोई पार्टनरशिप हो रहा है तो वो ओनरशिप को हम लोग पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम एट द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे एग्रीमेंट में ये सीधे लिखा रहना चाहिए कि किस तरह का प्रॉफिट शेयरिंग होगा। अगर नहीं लिखा रहेगा तो इक्वली दोनों प्रॉफिट पार्टनर को प्रॉफिट बटेगा। मान लीजिए कि अगर कुछ मेंशन नहीं किया कि ए और बी कितना प्रॉफिट को लेगा तो दोनों को मान लीजिए 1 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो दोनों इक्वली बांट लेगा 50-50 हज़ार रुपया। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इफ सम पार्टनर जॉइंट हैंड टू रन द सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई जॉइंट ओनरशिप हो वो पार्टनरशिप नहीं होता है, या चाहे कोई चैरिटेबल एक्टिविटी हो, मतलब कि कोई बहुत सारे लोग एक चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है या चैरिटी के लिए एक संस्था चला रहा है तो वो भी पार्टनरशिप नहीं कहलाता है। फर्दर अ पार्टनर इज deprived of his right to the share of profit of the business. He cannot be called a partner, but it is not necessary that all the partners should be share the losses also. यहाँ पे ये कहा गया है अगर मान लीजिए किसी पार्टनर को डिप्रीव मतलब जो राइट है पार्टनरशिप का उससे अगर हटा दें तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनर, वो पार्टनर कहला नहीं सकता। अगर हम उसको कंपनी से हटा दें या उसको प्रॉफिट ना दें तो वो पार्टनर भी नहीं कहलाएगा। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट ऑल द पार्टनर्स शुड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज या लॉसेज आल्सो। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है पार्टनरशिप में कि सभी पार्टनर जो है कंपनी का जो लॉस होगा उसको बियर करेगा। इट मे बी एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स दैट वन और मोर ऑफ देम शेल नॉट बी लायबल फॉर द लॉसेज। मतलब यहाँ पे आते समय ही मान लीजिए ए और बी पुराना पार्टनर है और सी आता है और सी बोल देता है कि मैं किसी तरह का लॉस को बियर नहीं करूँगा, मैं नया पार्टनर आना चाहता हूँ आपके पार्टनरशिप में। तो अगर वो लॉस नहीं शेयर करना चाहता है तो सिर्फ ए और बी शेयर करेगा, सी नहीं करेगा। अगर वो स्टार्टिंग में ही बोल दिया है तो उसे छूट मिलेगा, ठीक है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी हो गया है। इट मे बी एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स दैट वन और मोर ऑफ देम शेल नॉट बी लायबल फॉर द लॉसेज। यहाँ पे क्लियर बात बता दी कि अगर पहले ही एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि लॉस के बारे में कि कोई इंसान अगर बोल रहा है या कोई पार्टनर बोल रहा है कि मैं लॉस को बियर नहीं करना चाहता हूँ तो वो लॉस को बियर नहीं करेगा। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड द एजेंट, यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। ईच पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। हर पार्टनर जो होता है वो एक एजेंट भी होता है कंपनी के लिए और एक प्रिंसिपल भी होता है। एज एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। एजेंट के रूप में आप कह सकते हैं कि जो पार्टनर होता है वो एक्ट के अनुसार मतलब कानून के अनुसार एग्रीमेंट के अनुसार सभी पार्टनर को आपस में बांध के रखता है, इसलिए ये जो पार्टनर होता है वो एजेंट कहलाता है।
एंड द प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे ये हो गया बिकॉज हिमसेल्फ ही कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है, जैसे कि समझिएगा, देखिए अगर ए बी सी हैं और डी है, तो अगर एक्ट के अनुसार ए ने बी और सी डी को सबको बांध के रखा है, तो इसका मतलब कि ये हुआ कि डी भी ए को बांध के रखा होगा। तो मतलब कि यहाँ पे अगर ए सभी को बांध के रखेगा एक्ट के अनुसार, तो वो आपका एजेंट कहलाएगा ए। और अगर सभी पार्टनर ए को भी बांध के रखा है एक्ट के अनुसार, कानून के अनुसार, मतलब पार्टनरशिप की एक्ट के अनुसार या पार्टनरशिप में, तो वो आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है। द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पे बिजनेस जो कैरिड होता है वो किसी इंसान के द्वारा भी चलाया जा सकता है। मान लीजिए ए बी सी है, हो सकता है बी और ए बी काम कर रहा है, सी काम नहीं कर रहा है, तो ये दोनों बिजनेस को चला सकता है। सी सिर्फ पैसा लगाएगा बिजनेस में, मतलब वो एक्टिंग करेगा फॉर ऑल के लिए। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर। हाँ, यहाँ पार्टनरशिप फर्म का कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है मेंबर से। पार्टनरशिप सब साथ में चलते हैं, उनका कोई भी अलग रूप नहीं होता है, अलग काम नहीं होता है। इट मीन्स ऑल द एग्रीमेंट इंटर विद द फर्म विल बी इन्फोर्सेबल अगेंस्ट ईच पार्टनर सेपरेटली एंड जॉइंटली। मतलब यहाँ पे जो एग्रीमेंट बना है वो सबके लिए बना है, सबको इन्फोर्स करता है काम करने के लिए, सेपरेटली और जॉइंटली भी। ठीक है। पार्टनरशिप कैन नॉट बी कम इनटू द एग्जिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द अबव मेंशन एसेंशियल फीचर। पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकता, नहीं बन सकता है किसके एब्सेंस में, तो इन जितने भी मैंने पॉइंट कहा है उसके एब्सेंस में पार्टनरशिप नहीं हो सकता। मतलब हर पार्टनरशिप में ये सब चीज़ें होना चाहिए। अब आते हैं राइट ऑफ पार्टनर में। एक पार्टनर का क्या क्या राइट होता है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज विद द अदर पार्टनर इन देयर एग्रीड रेशियो। हर पार्टनर का ये राइट होता है कि वो प्रॉफिट एंड शेयर में एग्रीड रेशियो जो बना है, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी है, ए है, बी है और सी है, और 3-2 का रेशियो है, तो सबको रेशियो के अनुसार प्रॉफिट लेने का हक है। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू टेक इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बातें हैं, कोई भी पॉलिसी बन रहा है या प्रोग्राम बन रहा है या किसी तरह से कोई भी कंडक्ट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड हर पार्टनर को ये राइट है कि वो डिसीजन दे सकें, वो भाग ले सकें। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू कंसल्टेट इन द मैटर रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। हर पार्टनर को ये अधिकार है कि वो पार्टनरशिप के बिजनेस से रिलेटेड जो भी बातें हैं उस पर वो अपना राइट दे सके, वो कंसल्ट कर सके, उस मैटर को जान सकें। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक ऑफ द अकाउंट। हर पार्टनर के पास ये भी जरूरी है कि जो भी अकाउंट मेंटेन हो रहा है कंपनी में, वो हर पार्टनर के पास उसके एक कॉपी होना चाहिए कि किस तरह से अकाउंट चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट, क्या खरीदा नहीं खरीदा, सब चीज़ का बातें होगा। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हर पार्टनर किसी नया पार्टनर को आने से रोक सकता है, ये पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार है। एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द कंपनी, मतलब वो कंपनी का जॉइंट ओनर भी कहला सकता है। इफ अ पार्टनर हैज़ गिवन अ लोन टू द फर्म हैज़ राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट एग्रीड रेट। अगर कोई पार्टनर कंपनी को लोन देता है तो उसको ये अधिकार है कि वो ब्याज भी कंपनी से ले सके, और अगर ब्याज नहीं मेंशन किया हुआ है कंपनी में तो उसको 6% के हिसाब से ब्याज मिलेगा अगर कोई भी पार्टनर कंपनी को लोन देता है तो, एज ए पर्सनली जैसे भी। इफ अ पार्टनर इनकर एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म ही हैज़ अ राइट टू इंडेफिनाइड बाय द फर्म। अगर कोई पार्टनर किसी तरह का खर्च करता है या ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, मतलब फर्म को खर्चा जो देना था वो अगर कोई पार्टनर दे देता है तो वो फर्म से ले सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। अगर कोई पार्टनर छोड़ना चाहता है कंपनी को तो वो एक नोटिस देके छोड़ सकता है, उसका मन। ठीक है। तो इतने सारे पैराग्राफ में हमने देख सकते हैं आप कि जो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातें हैं पार्टनरशिप को लेकर। वो पार्टनरशिप क्या है, दो या दो व्यक्तियों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। और पार्टनरशिप एक्ट जो है आपका 1932 में आया था सेक्शन 4 के अनुसार, और ये कहा गया है कि पार्टनरशिप जो है एक एग्रीमेंट है किसके बीच में, 2 या 2 से ज़्यादा से लोगों के बीच में। और ये सारे फीचर को हमने पढ़ा था। और जो पार्टनरशिप कंपनी इंडियन कंपनी एक्ट है 2013 का सेक्शन 464, उसमें ये लिखा गया है कि मिनिमम जो पार्टनर होगा वो 2 होगा, मैक्सिमम जो होगा वो 50 होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मिनिमम कितना नंबर होगा, मैक्सिमम कितना नंबर होगा, कितने तरह का एक्ट है। तो पहला एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर दूसरा एक्ट है इंडियन कंपनी एक्ट 2013। तो इस तरह से देखा जाए तो हर समय अलग अलग एक्ट बनते गया। तो इन सभी एक्ट को आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, ताकि आप पार्टनरशिप को समझ सकें। साथ में उसका राइट भी जरूरी है
कि कितना तरह का राइट है। तो मैंने जितना भी टिक लगाया है आप सभी चीज़ों को अच्छे से लिख लें और आप डेफिनेशन से इसको अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से जैसे मैंने बताया आपको कि आप यहाँ से लिखना बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। और जितने भी मैंने अंडरलाइन किया है उसको या जितने भी टॉपिक मैंने बताया है समझाया है आप उन इस चीज़ को लिखें, ठीक है। तो पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और उसके बाद सारे फीचर्स को भी लिखें। हर चीज़ को आपको लिखना जरूरी है क्योंकि आप जब लिखेंगे तो उस चीज़ को समझेंगे और समझ जाएंगे तो आप बेहतर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। क्योंकि अब हमारा जो बोर्ड है उसमें ऑब्जेक्टिव को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया गया है, इसलिए हमारे लिए जो पार्टनरशिप जो फॉर्म है ये जो चैप्टर है इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है सबके लिए। सो थैंक यू। मस्ट लर्न एंड राइट, सभी चीज़ों को समझें और याद रखें जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं। सो थैंक यू।